Good morning, students. Today we'll discuss about the elasticity of demand using different kinds of demand curves. So the concept is slope of demand curve and elasticity of demand. As the different demand curves have different types of slopes, that's why the elasticity will also be different. Students, as we know that the slope of demand curve is algebraically expressed as delta P over delta Q. This is the slope of demand curve. That means the change in quantity demanded due to the change in price. कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आता है वो हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व बन जाता है. जितना चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में उसी के अकॉर्डिंग स्लोप डिटरमाइन होएगा कि जो स्लोप है वो फ्लैट होएगा या फिर मीन्स ज़्यादा फ्लैटर होएगा या फिर कम फ्लैट होएगा या फिर एक स्ट्रेट लाइन होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा. ये डिपेंड करता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पे कि प्राइस में चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग स्लोप डिटरमाइन होता है डिमांड कर्व का. दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड with the help of slope of demand curve. Students, the slope of demand curve is delta P over delta Q, whereas elasticity of demand is equals to the percentage delta Q divided by percentage delta P. So we can see that both the concepts are different, quite different from each other, though slope of demand curve shows the relative absolute change in quantity demanded in relation to the absolute change in price, whereas elasticity of demand shows the percentage change in quantity demanded due to the percentage change in price. Okay, so both these are different concepts. As we have discussed, the slope of demand curve shows the total or absolute change in quantity demanded. Quantity demanded में जो total या absolute change आता है, that means जितना एक्चुअल में चेंज आया कि 10 यूनिट से 5 यूनिट्स हम खरीदने लगे. पहले 10 यूनिट्स खरीद रहे थे, अब 5 यूनिट्स खरीदने लग गए हैं, तो चेंज कितने का आया? 5 यूनिट्स का आया है. दैट इज एब्सोल्यूट चेंज. ओके, हमने इन चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया है. एब्सोल्यूट एक्चुअल चेंज दिखाया है कि एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है. ओके, प्राइस जो है 10 रुपये से इंक्रीज होके 12 रुपये हो गया. जब 10 रुपये था तो 10 यूनिट्स खरीद रहे थे. जब 12 यूनिट्स हो गया 12 रुपये हो गया प्राइस, तब हम 5 यूनिट्स खरीदने लग गए हैं. तो प्राइस में जो चेंज आया है वो 2 रुपये का आया है और क्वांटिटी डिमांडेड 5 रुपये से कम हो गई है. तो दैट इज द एब्सोल्यूट चेंज. मीन्स जिस यूनिट में प्राइस डिफाइन किया गया है रुपीस, उसी यूनिट में हमने चेंज दिखाया कि 2 रुपये से चेंज हो गया है. और जिस यूनिट से हमने क्वांटिटी दिखाई है कि 10 यूनिट खरीद रहे थे, अब 5 यूनिट खरीद रहे हैं, तो 5 यूनिट्स कम हो गई है या 5 किलोग्राम कम कर दिया है हमने. ओके, तो उस सेम यूनिट में जब रिजल्ट दिखाया जाता है तो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट चेंज. ओके, और जब उस चेंज का हम परसेंटेज निकाल लेते हैं कि 10% डिक्रीज हुआ या 5% इंक्रीज हुआ, तो जो परसेंटेज चेंज है दैट इज नोन एज रिलेटिव चेंज in anything. Okay, so we are saying that the slope of demand curve shows the absolute change. जो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में जो चेंज आया है वो एब्सोल्यूट है, जैसे कि हमने पीछे फॉर्मूले में भी देखा, दैट इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू. दैट मीन्स दोनों का प्रोपोर्शनेट चेंज है, लेकिन एब्सोल्यूट है क्योंकि सेम यूनिट्स में चेंज आएगा. रुपीज़ एंड जो भी किलोग्राम्स हैं या ग्राम्स हैं या मीटर सेंटीमीटर, जो भी हम कमोडिटी खरीद रहे हैं तो उसके मेजरमेंट की जो भी यूनिट होगी उस यूनिट को यूज़ करते हुए हम चेंज दिखाएंगे. ओके, whereas elasticity of demand shows the percentage change. ओके, तो जो elasticity of demand है वो percentage change दिखाती है किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में एंड प्राइस में. ओके, दोनों का परसेंटेज चेंज, जो भी चेंज आएगा प्राइस में, उस प्राइस में चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आएगा, दोनों के चेंज को हम परसेंटेज फॉर्म में निकाल लेंगे. जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे, तो हमने परसेंटेज कैलकुलेट की थी, तो उसी तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे प्राइस की और डिमांड की. तो परसेंटेज चेंज दिखाता है इलास्टिसिटी, और जबकि स्लोप जो है वो एब्सोल्यूट चेंज दिखाता है, इसलिए दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है कि जब प्राइस 10 रुपये था तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 यूनिट्स थी. जब प्राइस इंक्रीज हो गया 15 रुपये, तब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई है 2 यूनिट्स. ओके, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू P1 माइनस पी. ओके, डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज, मीन प्राइस में कितना चेंज आया? 15 माइनस 10, 5 रुपये से चेंज हो गया है. डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो कितना चेंज आया? Q1 माइनस क्यू.
2 माइनस 5 दैट इज -3, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, कि कम हो गई है क्वांटिटी डिमांडेड। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स हमने यूज़ की हैं, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या दिखा रहा है, -1.66। दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड में इतना प्रोपोर्शनेट चेंज आया है, वो डिक्रीज हो गई है प्राइस में चेंज होने के मुकाबले। क्वांटिटी डिमांडेड 1.66 टाइम्स जो है डिक्रीज हो गई है प्राइस के मुकाबले कंपैरेटिवली, ये टाइम्स में रिप्रेजेंट करेगा। ओके 1.66 टाइम्स डिक्रीज हो गई है क्वांटिटी डिमांडेड एज कंपेयर टू प्राइस। ओके, दूसरी तरफ इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज दिखाएगी। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमने पुट किया है माइनस परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होती है ड्यू टू चेंज इन ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसलिए इलास्टिसिटी नेगेटिव ही होती है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। लेकिन जो फिगर्स हम दिखाएंगे, रिजल्ट हम दिखाएंगे, वो हम पॉजिटिव दिखाते हैं, इसलिए इस नेगेटिव इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक अलजेब्रिक साइन पुट करते हैं, दैट इज माइनस। ओके, अदरवाइज प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होती है। नॉट ऑल इलास्टिसिटी, जैसे इनकम इलास्टिसिटी भी होती है, इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, लेकिन जो डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, ये ध्यान रखना, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से ही हम यहाँ पे माइनस साइन पुट करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाल ली है, Q1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू 100, ये क्वांटिटी डिमांडेड का जो परसेंटेज है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन डेल्टा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी या परसेंटेज डेल्टा क्यू। ओके, परसेंटेज हम ऐसे ही निकालते हैं, एंड परसेंटेज डेल्टा पी निकालने के लिए हमने P1 माइनस पी ओवर पी इंटू 100 किया है, वैल्यूज ऊपर दे ही रखी थी, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है 60% डिक्रीज हुई है, -60 आया है, क्वांटिटी डिमांडेड 60% डिक्रीज हुई है, वेरस प्राइस जो है वो 50% इंक्रीज हुआ है। ओके, तो प्राइस 50% इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 60% इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज हो गई है। दैट मीन्स प्राइस में भी चेंज आया और क्वांटिटी में भी चेंज आया। ऑब्वियसली चेंज ऑपोजिट ही होगा दोनों में, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशन नहीं है, सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, ऑपोजिट जाएंगे। तो दोनों में चेंज देखो, चेंज जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा आ रहा है। तो जब भी क्वांटिटी प्राइस के मुकाबले ज़्यादा चेंज होती है तो हमारी इलास्टिसिटी हमेशा एक से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा, मोर देन 1 होगी, क्योंकि 1 को हम यूनिटरी इलास्टिक मानते हैं। ओके, पहले भी हमने डिस्कस किया डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी। ओके, तो जब 1 होगा ईडी की वैल्यू जब 1 आएगी तब हमारा जो इलास्टिसिटी है यूनिटरी है। ईडी की वैल्यू 1 आने का मतलब है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, मीन्स ऊपर भी 50 हो नीचे भी 50 हो, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, या ऊपर भी 60 नीचे भी 60 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। दैट मीन्स जितना चेंज परसेंटेज चेंज प्राइस में हुआ उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में भी होता है, लेकिन होगा ऑपोजिट, हमेशा ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 50-50 होता तो प्राइस 50% इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 50% डिक्रीज हो गई, -50। ओके, ऑपोजिट चेंज होगा लेकिन होगा इक्वल, तो इलास्टिसिटी यूनिटरी होगी, 1 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब भी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज होती है प्राइस के मुकाबले और कंपैरेटिवली क्वांटिटी डिमांडेड चेंज मोर देन प्राइस, in that case the elasticity of demand will always be more than unitary. okay, यहाँ पे जैसे 1.2 आया है क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड 60% चेंज हुई है। ओके, प्राइस 50% चेंज हुआ था, तो 1 से ज़्यादा आएगी, दैट इज मोर देन यूनिटरी। और अगर क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के मुकाबले कब चेंज होती है, मीन्स वहाँ पे 40 होता है 60 की जगह पे, इंस्टेड ऑफ 60 इफ द क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड would be 40%, that will be लेस देन 1 और 0 पॉइंट समथिंग। ओके, तो उस केस में हमारी लेस देन यूनिटरी होती। सो नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। जब हमारा डिमांड कर्व जो है एक स्ट्रेट लाइन हो और पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस हो। ओके, तो इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व है ये पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओ एक्स एक्सिस है। ओके, तो पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस है, दिस इज डिमांड कर्व डी, जिसको हमने पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस दिखाया है, एंड इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है ये। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि हम ऑलवेज जो है ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाते हैं, एंड प्राइस इज शोन at OY axis always
ओके, तो दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिखाता है प्राइस पी रिमेन्ड कांस्टेंट, ठीक है, जो कि 5 रुपये हमने लिया है। ओके, प्राइस पी कांस्टेंट रहा, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है चेंज हो रही है। इनिशियली इट वाज क्यू, देन Q1, देन Q2। ओके, मीन्स at ₹5 initially the customer was buying 2 units at Q point, the quantity demanded increases to 4 units irrespective of the change in price change नहीं होता है। ओके, प्राइस रिमेन सेम बट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होके Q1 या 4 units हो जाती है। अगेन इट इंक्रीजेस टू Q2 और 6 units। ओके, quantity demanded is constantly increasing but price remained constant। ओके, ये रीज़न बीइंग कैसा हो सकता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से हुआ हो, कि फ्यूचर में जो है सप्लाई कम होने के चांसेस हैं, तो इसी प्राइस पे हम क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं वॉट एवर, या फिर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस हैं, वॉट एवर इज़ द केस। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि प्राइस जो है कांस्टेंट रहेगा और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, एट द सेम प्राइस कस्टमर्स डिमांड मोर। ठीक है, इस केस में जो क्वांटिटी डिमांडेड है, हमने यहाँ पे Q2 तक दिखाया है, ये Q3, Q4, Q5, Qn तक जा सकता है। n नंबर ऑफ यूनिट्स जो है परचेज की जा सकती हैं। दैट मीन्स द डिमांड कैन इंक्रीज टू इनफाइनाइट, डिमांड जो है इनफाइनाइट तक जा सकती है बट प्राइस सेम रहेगा। एक ये चीज़ कहा जाता है इस कॉन्सेप्ट में, इस कंसिडरेशन में, कि एट द सेम प्राइस, at the same price the consumers are ready to buy infinite units, but if the price reduces, okay, if the price reduces to a single unit the demand may fall to 0। ओके, जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होता है तो सेम प्राइस के ऊपर कंज्यूमर्स इनफाइनाइट यूनिट्स खरीदने के लिए रेडी होते हैं। बट अगर प्राइस इंक्रीज होता है, ओके, प्राइस में चेंज होता है और वो चेंज इंक्रीज हो, मीन्स प्राइस अगर इंक्रीज होता है 1 यूनिट से भी, 1 रुपये से भी, तो द डिमांड में फॉल टू 0। दैट मीन्स द कंज्यूमर्स आर नॉट willing to accept a single change or a single increment in price or the existing price of the commodity। Okay, this is how, if we calculate the elasticity by putting or using the formula that is minus delta Q over delta P into P over Q, या फिर 1 over slope of demand curve। now why we have used slope of demand curve, 1 over slope of demand curve, okay, that is inverse slope demand curve। इसको हम पढ़ सकते हैं inverse slope demand curve। okay, inverse of the slope of demand curve, because slope of demand curve क्या होता है, delta P over delta Q। okay, now it is 1 over, this is slope of demand curve, okay, 1 over delta P over delta Q। okay, this is divided, 1 is divided by the slope of demand curve, that is delta P over delta Q। अगर अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ और मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर एक्सट्रीम और मीन जो है वो 1 ही है। ओके, तो ये एक्सट्रीम है तो एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, और मीन मीन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, दैट विल बिकम डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन को मीन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन जाएगा डेल्टा पी। ओके, तो इसको हमने सॉल्व किया। इनवर्स ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या बन गया, मल्टीप्लाई करके डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी एंड इन टू पी ओवर क्यू। तो ये हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। या तो हम ये यूज़ करें या फिर ये यूज़ करें। ये फॉर्मूला कई बार इसलिए यूज़ होता है 1 ओवर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, कई बार क्वेश्चन में हमें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की वैल्यू मीन्स दिस वन डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाल के दे, मीन्स डेल्टा पी क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता, ना ही डेल्टा क्यू दे रखा होता है, सीधा सीधा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मीन्स डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू निकाल के वैल्यू दे रखी होती है, तो हम इजीली पुट कर सकते हैं वहाँ पे, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट कई बार यूज़ करते हैं। ओके, वैल्यूज़ हैं, प्राइस दे रखा है, करंट प्राइस दे रखा है P, P1, Q, Q1, इलास्टिसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। अब द पॉइंट इज टू बी नोटेड हियर दैट द प्राइस P रिमेन्स सेम, P भी 5 है, P1 भी 5 है, दैट मीन्स डेल्टा P जब हम कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा P इज इक्वल्स टू P1 माइनस P, दैट इज 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, दैट मीन्स डेल्टा P क्या हो गया हमारा 0। तो जब हम डेल्टा P की जगह वैल्यू पुट करेंगे
जो कि हमने यहाँ पे पुट की है, डेल्टा पी हमारा 0 आया है। ओके, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यूज आई 10 डिवाइडेड बाय 0। ओके, तो किसी भी वैल्यू को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, दैट इज हमारा इन्फिनिटी। ओके, तो जो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारी क्या आ गई, इन्फिनिटी आई है। ओके, वैल्यू इन्फिनिटी आई है, दैट मीन्स इनफाइनाइट चेंज आया है। ओके, बोला ना, जो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दिखाती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ओके, तो प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो तो जीरो है, लेकिन इलास्टिसिटी 10 यूनिट्स, दैट मीन्स जीरो चेंज में भी 10 यूनिट्स चेंज आ रहा है, तो ये इलास्टिसिटी जितना मर्जी तक जा सकती है, इनफाइनाइट चेंजेस हो सकते हैं। दैट्स वाई इट कैन बी सेड दैट एट द सेम प्राइस, that is ₹5, इस 5 पे ही डिमांड कैन बी इनफाइनाइट। ओके, इट शोज ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व होगा जिसकी शेप कैसी थी, दैट वाज हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है तो वो हमेशा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। पहले हमने हॉरिजॉन्टल देखा था स्ट्रेट लाइन, अब हम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन को पढ़ेंगे। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन क्या बताता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, दैट मीन्स दैट इज पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। ओके, ये हमारा ओ वाई एक्सिस है, तो ओ वाई एक्सिस के पैरेलल हमारा डिमांड कर्व जा रहा है अगर वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है तो। वर्टिकल क्या दिखा रहा है कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट रिमेन सेम क्यू, that is 5 units, but price keeps changing 3, 6, 9 रुपीस। ओके, तो प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, ऐसा कब होता है, ऐसा नेसेसरी गुड्स के केस में होता है, जो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं लाइफ के लिए, विच आर नेसेसरी, लाइक वाटर है एंड अदर जो ईटेबल्स हैं या फूड है जिसको हम कह सकते हैं, उनके प्राइस में चेंज आए, जो असेंशियल गुड्स हैं, नेसेसरी गुड्स हैं। ओके, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, इफ़ दे हैव अ प्राइस, तो उस केस में उनका प्राइस कितना भी चेंज हो लेकिन उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो नेसेसरी गुड्स हैं, जीवन जीने के लिए हमें उनकी ज़रूरत होगी। ओके, महंगी होगी तो ऐसा नहीं है कि हम पानी पीना छोड़ देंगे, क्योंकि वो असेंशियल गुड्स हैं तो उनकी डिमांड हम उतनी ही करेंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे प्राइस कितना भी हो। ओके, तो इन दैट केस quantity demanded does not change whatever the change in price। okay, whatever the price remains, price कितना भी रहे quantity demanded में कोई change नहीं आएगा। अब इलास्टिसिटी हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला पुट करके, तो हमारे पास डेल्टा पी तो कोई एक नंबर होगा, ठीक है, लेकिन जो डेल्टा क्यू होगा वो अगेन वो हमारा जीरो आएगा, जैसे पिछले केस में प्राइस में कोई चेंज नहीं आया था, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया है। तो इलास्टिसिटी हम फॉर्मूला पुट करेंगे, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। अब हमारे पास पी है 3, P1 है 6। ओके, हम इन दो वैल्यूज़ को ले रहे हैं, प्राइस करंट इनिशियल प्राइस था 3 रुपये, करंट प्राइस है 6 रुपीज़, क्वान्टिटी डिमांडेड 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। ओके, प्रीवियस भी और करंट भी दोनों 5 यूनिट्स ही रही। जब हम डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा क्यू, तो जब हमने डेल्टा क्यू निकाला तो डेल्टा क्यू निकला क्यू और Q1 की हेल्प से, तो Q1 माइनस क्यू दैट इज 0। ओके, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हमने पुट की, 0 आई। डेल्टा पी हम निकालेंगे यहाँ से, P1 माइनस पी, ओके, दैट विल बी 3। हमने डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दी 3। पी एंड क्यू हमारे पास गिवन ही है 3/5। ओके, मल्टीप्लाई किया हमने 0 इंटू 3 ओवर 5 इंटू 3। ओके, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 0 इंटू 3 0, 0 डिवाइडेड बाई 15। तो किसी भी वैल्यू से 0 को डिवाइड करते हैं हम तो आंसर हमारा 0 ही आता है। ओके, ज़ीरो को किसी ज़ीरो से किसी को डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, ज़ीरो को किसी से डिवाइड करोगे तो ज़ीरो ही आएगा, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो इलास्टिसिटी हमारी ज़ीरो आई है। या फिर सिंपली हम देखें इलास्टिसिटी हम किसकी निकाल रहे हैं, डिमांड की। तो क्वांटिटी डिमांडेड में अगर कोई चेंज नहीं आता है, ऊपर देखो हमने जीरो दिखाया क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी डिमांडेड में अगर चेंज नहीं आता, कर्व से भी हम देख सकते हैं क्यू हमारा सेम रहा, तो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आता है, तो दैट मीन्स हमारी इलास्टिसिटी जीरो ही रहेगी। ओके, तो दिस इज इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। हॉरिजॉन्टल परफेक्टली इलास्टिक था क्योंकि डिमांड जितना मर्जी चेंज हो रही थी, लेकिन जो एक वर्टिकल डिमांड कर्व है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, उसमें क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रही है, तो दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मीन्स जो फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंज होता ही नहीं है, तो उसमें परफेक्ट इनइलास्टिसिटी दिख रही है। द नेक्स्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या कहता है, ये जो कर्व है ये दिखाता है कि जो भी हमारा पॉइंट होगा डिमांड कर्व पे, पॉइंट दिस ए, यू कैन से इट इज ए, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, दो पॉइंट्स हमने ले लिए हैं डिमांड कर्व पे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सेज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड at any point of demand curve remains unitary. Okay, means elasticity of demand always equals to 1 at any point of demand curve. demand curve के किसी भी point पे elasticity of demand that is ED हमेशा 1 के equal होती है। ED is equals to 1, ED की वैल्यू 1 होती है demand curve के किसी भी point पे। जैसे हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स भी दिखा सकते हैं, 10 पॉइंट्स भी दिखा सकते हैं। तो हर एक पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू होगी वो 1 होगी। ओके, और यू कैन से देयर विल बी एन इक्वल परसेंटेज चेंज, देयर विल बी एन इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दैट मीन्स प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आया है उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। लेकिन कीप रिमेंबर, जो चेंज विल ऑलवेज बी ऑपोजिट। ओके, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, लेकिन होगा इक्वल। हालांकि चेंज ऑपोजिट होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन होगा इक्वल। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वैल्यूज ली हैं, कर्व पे देखिए, when the price was rupees 10, the quantity demanded was 5 units. When the price reduced to rupees 5, the quantity demanded increases to 7.5. ओके, जब 10 रुपये प्राइस था तो 5 यूनिट्स खरीद रहे थे हम, जब प्राइस डिक्रीज होकर 5 रुपये हो गया है तो हम 7.5 यूनिट्स खरीद रहे हैं किसी भी चीज़ की। ओके, हम इलास्टिसिटी चेक करते हैं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमने पुट किया, या तो ये पुट कर सकते हो या परसेंटेज वाला पुट कर सकते हो, डिपेंड्स अप टू यू। प्राइस है 10 रुपीज़, क्वांटिटी डिमांडेड है 5 यूनिट्स, दिस वन। प्राइस चेंज होके 5 रुपीज़ हो गया है, क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो गई 7.5। अब हम यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे, डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी। ओके, डेल्टा क्यू मीन्स 7.5 माइनस 5, दैट विल बी 2.5। डेल्टा पी इज़ 5 माइनस 10, दैट इज़ माइनस 5। ओके, वैल्यूज़ हमने पुट की, पी एंड क्यू है ही। हम इनको सॉल्व करते हैं तो 2.5 इंटू 10 25, 5 इंटू 5 25, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, वैल्यू आएगी हमारी डिवाइड करके 1। दैट मीन्स दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, या डिमांड जो है यूनिटरी इलास्टिक है। दोनों में, डिमांड में और प्राइस में इक्वल चेंज आ रहा है, दो इट इज ऑपोजिट बट परसेंटेज चेंज इक्वल है। ओके, परसेंटेज चेंज इक्वल आएगा। ओके, एब्सोल्यूट चेंज इक्वल नहीं आएगा, कीप रिमेंबर। ओके, आई रिपीट, परसेंटेज चेंज इक्वल आएगा, एब्सोल्यूट चेंज इक्वल नहीं आएगा। यू कैन सी प्राइस 10 से 5 हो गया है, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो गया 10 से 5, मीन्स एब्सोल्यूट चेंज जो है 5 रुपये का आया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो इंक्रीज हुई 5 यूनिट से 7.5 यूनिट हुई है। यहाँ पे 2.5 का एब्सोल्यूट चेंज आया है और यहाँ पे 5 का एब्सोल्यूट चेंज आया है, तो एब्सोल्यूट चेंज इक्वल नहीं होगा, परसेंटेज चेंज इक्वल होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज इलास्टिसिटी एंड इनइलास्टिसिटी। हम दो कॉन्सेप्ट अगर लेके चलें कि डिमांड इज इलास्टिक एंड डिमांड इज इनइलास्टिक, तो व्हेन द डिमांड विल बी कंसिडर्ड एज इलास्टिक, व्हेन द डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। जब ईडी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो या 1 हो, देन इट इज कंसिडर्ड एज इलास्टिक डिमांड। ओके, व्हेन द वैल्यू ऑफ ईडी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू जब 1 से कम होती है तब हमारी डिमांड इन इलास्टिक मानी जाती है। जब हम सिर्फ इन दो कॉन्सेप्ट्स को ही स्टडी करते हैं कि डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, तब हम इलास्टिक तो कहेंगे उन कमोडिटीज़ की डिमांड को जिनकी वैल्यू 1 से, ईडी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और जिनकी 1 से कम है वो इनइलास्टिक होंगी। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। मींस डिमांड, किन गुड्स की डिमांड इलास्टिक होएगी ज़्यादा और किन गुड्स की डिमांड कम इलास्टिक होएगी, मोर और लेस इलास्टिक डिमांड डिपेंड्स ऑन certain factors. These are, the first one is nature of commodities. If we broadly classify the nature of commodities into two parts, one is the necessary goods and the other one is luxury goods. Okay,
that is luxuries. Okay, the goods which are necessary, जैसे हमने पहले भी पढ़ा अपने कर्व में कि जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, ओके, जिनकी क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्राइस में चेंज होने पे, क्योंकि उनकी ज़रूरत हमें पड़ती है, वो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो जो गुड्स हैं वो नेसेसिटी गुड्स हैव इन इलास्टिक डिमांड, दैट मीन्स उनकी डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनकी इलास्टिसिटी हमेशा 1 से कम ही होती है। ओके, क्योंकि उनको हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, वो ज़रूरत की चीज़ें हैं जीवन जीने के लिए। ओके, तो सर्वाइवल के लिए हमें उन गुड्स की डिमांड करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे प्राइस कितना भी हो, तो उनकी डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है। Whereas the goods which are luxury goods like air conditioner, costly furnitures, expensive cars, okay, ये goods जो हैं वो luxury goods होती हैं, इनकी जो डिमांड है वो relatively elastic होती है, ज़्यादा elastic होती है than necessary goods, because इनके प्राइस में चेंज होने पे डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ओके, दैट्स वाई द लग्जरी गुड्स हैव इलास्टिक डिमांड। The next one is availability of substitutes. If the goods have substitutes, or there are substitutes, there is availability of substitute goods for the commodity which we are consuming, जो goods हम या जो commodities हम consume कर रहे हैं उनके substitutes available हैं, like टी एंड कॉफ़ी हम पहले भी यूज़ किए हैं। ओके, बॉल पेन एंड इंक पेन हम यूज़ किए हैं, या फाउंटेन पेन हम यूज़ किए हैं, या जेल पेन हम यूज़ किए हैं, तो इनको हम सब्सटीट्यूट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल कार्स एंड डीजल कार्स हैं, ये भी सब्सटीट्यूट हो सकती हैं एक दूसरे की। तो जब किसी कमोडिटी का सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है, ओके, क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है, तो उन गुड्स की डिमांड जिनके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है। सी, relatively elastic the goods which have substitutes, जिन गुड्स के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है। क्यों होती है ज़्यादा इलास्टिक? मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी और चेंजेस, उनकी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि प्राइस चेंज होने पे क्या होगा, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारे पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, तो हम सब्सटीट्यूट पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं होगा तो मजबूरन हमें उस कमोडिटी को परचेज करना पड़ेगा, सिर्फ इसकी क्वांटिटी में थोड़ा बहुत चेंज हम कर पाएंगे, लेकिन सब्सटीट्यूट नहीं है तो बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते डिमांड को। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, लाइक कॉफ़ी वाले टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी की डिमांड ही नहीं करेंगे कुछ कंज्यूमर्स। ओके, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी डिमांड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, क्योंकि कॉफ़ी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो वो टी पे शिफ्ट हो गए। ओके, लेकिन अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं होता तो कॉफ़ी की डिमांड थोड़ी सी कम कर सकते थे, कि 2 टाइम की बजाय 1 टाइम कंज्यूम करने लग जाते, लेकिन कंप्लीटली ख़त्म नहीं करते। तो जिनके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं उनकी डिमांड ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ज़्यादा चेंज आते हैं उनमें, वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, और जिनके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते वो कम इलास्टिक होती हैं, लेस इलास्टिक डिमांड्स होती हैं। The next one is multiple uses. Multiple uses, that means when a commodity is used for different purposes or to satisfy different needs. जब एक सिंगल कमोडिटी को डिफरेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, या उसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, तो उस केस में उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, जिसके एक से ज़्यादा यूजेस होते हैं। ओके, क्योंकि जब वो महंगी हो जाएगी तो हम यूजेस कम कर देंगे, सर्टेन यूजेस या फिर लिमिटेड यूजेस ही किए जाएंगे, लिमिटेड पर्पस के लिए ही उसको यूज़ किया जाएगा। बट द कमोडिटीज़ विच आर हैविंग अ सिंगल यूज़, which is having a single use, the commodities which are having a single use, or the commodity which is having a single use is relatively less elastic, because उस single use या single purpose के लिए हम उसको consume करेंगे ही करेंगे। अगर बहुत सारे uses हैं तो कुछ uses को sacrifice या forgo किया जा सकता है, तो वहाँ पे changes आए quantity में, जैसे milk हो गया, electricity हो गया, बहुत सारे purposes के लिए use किया जाता है, तो uses हम या needs या purposes हम sacrifice कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास options है sacrifice करने के लिए। बट जब कोई कमोडिटी सिंगल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, लाइक शूज़ हैं, सिर्फ पैरों में पहनने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसको हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, फोरगो नहीं कर सकते हैं। पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़, दैट मीन्स जब किसी कमोडिटी की यूज़ को पोस्टपोन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम थिंकिंग टू बाय अ रेफ्रिजरेटर और एन एसी इन जनवरी, तो नीड और डिमांड कैन सर्टेनली बी पोस्टपोन टिल अप्रैल और मई, यू कैन से अप्रैल और मई मंथ तक जो है उसकी डिमांड को पोस्टपोन किया जा सकता है, और मार्च तक पोस्टपोन किया जा सकता है, वॉट एवर इज़ द केस, क्योंकि जनवरी में हमारे पास उतनी ज़्यादा मीन्स ठंड होती है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं होती ज़्यादा, सो वी कैन पोस्टपोन द डिमांड्स ईजीली। तो जो गुड्स जिनकी डिमांड जो है पोस्टपोन की जा सकती है, ओके,
वो ज़्यादा इलास्टिक होती हैं। दैट मीन्स उनकी डिमांड हम बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं कि अभी डिमांड मैं नहीं करूँगा जनवरी में, मैं डिमांड करूँगा अप्रैल में जाके या मई में जाके। दैट मीन्स मैंने डिमांड को चेंज कर दिया है। तो जिनकी डिमांड चेंज हो सकती है, फ्लेक्सिबल होती है, जब मर्जी चाहे डिमांड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मीन्स यूजेस को अकॉर्डिंग यूजेस पोस्टपोन हो सकते हैं, तो उस केस में हम डिमांड इलास्टिक कहेंगे। उन कमोडिटीज़ की डिमांड इलास्टिक, जनवरी में ना खरीद के मैं इसी अप्रैल में खरीद लूँगा या मार्च में खरीद लूँगा। ओके, तो पोस्टपोन कर दिया मैंने डिमांड को, तो उस टाइम पे जनवरी में डिमांड ज़ीरो हो गई, लेकिन मार्च में डिमांड क्रिएट कर दूंगा, तो फ्लेक्सिबल हो गई। दूसरी तरफ वो गुड्स जिनकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, जैसे ईटेबल्स हैं या फूड ग्रेन्स हैं, ओके, मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खाना ही होगा, ओके, तो उस डिमांड को मैं ये नहीं कहूँगा कि एक महीने बाद, अभी मेरे घर में आटा ख़त्म हो गया है तो मैं एक महीने बाद ख़रीद लूँगा, उस डिमांड को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। तो उन डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होती है या इन इलास्टिक भी हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ इनकम लेवल ऑफ द बायर। नाउ इनकम लेवल भी हम जैसे डिमांड डिपेंड करता है हमारी हाई इनकम है या फिर लो इनकम है कंज्यूमर्स की। तो अगर कंज्यूमर्स की इनकम जो है हाई है तो दे विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस, ओके, उनके प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उनकी जो डिमांड है वो कम इलास्टिक मानी जाती है। ओके, तो द कंज्यूमर्स विच आर हैविंग द हाई इनकम, उनकी डिमांड जो है लेस इलास्टिक होती है। ऑन द अदर हैंड जिनकी इनकम कम होती है उनकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है, लो लेवल। ओके, जो बायर्स की इनकम लेवल लो है तो उनकी डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है, क्योंकि वो अपनी डिमांड कम या ज़्यादा करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो हाई इनकम ग्रुप हैं, जो रिच पीपल हैं, उन दे आर नॉट प्राइस सेंसिटिव, उनके ऊपर प्राइस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो अपनी डिमांड को जो है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं प्राइस में चेंज होने की वजह से। सो द कंज्यूमर्स हु आर हैविंग हायर इनकम और द हाई इनकम ग्रुप और द रिच पीपल हैव inelastic demand, or the demand is less elastic, but the people who have low income or the poor people have more elastic demand. The next one is habit of the consumers. Okay, sometimes we become habitual of certain goods while consuming or by consuming regularly or frequently. कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनके हम हैबिचुअल हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, मीन्स आदत पड़ जाती है उन गुड्स की। तो जो गुड्स जिनकी हमें आदत पड़ चुकी है, हैबिचुअल हो गए हैं, उन गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक होती है। ओके, प्राइस में कितना भी चेंज आए, लेकिन हमारी आदत बन चुकी है, वो गुड्स हैबिचुअल हो गए हैं, हम एडिक्टेड हो गए हैं, तो उन चीज़ों को हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो उस केस में डिमांड चेंज होगी ही नहीं, ना हम कम कर सकते हैं, जितना कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही करेंगे। ओके, प्राइस बेशक से इंक्रीज हो गया हो, हम कम नहीं करेंगे क्योंकि हम हैबिचुअल हो गए हैं, एडिक्टेड हो गए हैं, तो उस केस में डिमांड इन इलास्टिक होगी। फॉर एग्जांपल लिकर है, सिगरेट्स है, अदर लोगों को चाय का भी एडिक्शन होता है। ओके, तो उस केस में इन कमोडिटीज़ की डिमांड इन इलास्टिक होती है। नेक्स्ट वन इज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए कमोडिटी। दैट मीन्स आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा उस कमोडिटी के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी इलास्टिसिटी हम चेक करेंगे। ओके, अपनी इनकम का कितना हिस्सा आपने उस कमोडिटी के ऊपर खर्च करना है। तो अगर ऐसी कमोडिटी है जिसके ऊपर आपने अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा, एक वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन यू हैव टू स्पेंड to buy that commodity, okay, in that case the demand for that commodity will be less elastic, उसके प्राइस में होने वाले चेंज का आपकी डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर प्राइस में थोड़ा चेंज आता है तो भी आप उसकी डिमांड कम नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी इनकम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। लाइक जो डेली कंज्यूमेबल्स हैं, लाइक टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गए, टॉयलेट सोप हो गई, टैल्कम पाउडर हो गया, ओके, क्रीम्स हो गई, इनके ऊपर हम अपनी इनकम का बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन खर्च करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं 50 रुपीज़ की एक टॉयलेट सोप खरीदता हूँ, तो दैट डजेंट मीन कि वो टॉयलेट सोप एक दिन में ख़त्म हो जाती होगी। ओके, वो 10 दिन, 20 दिन या 15 दिन अगर मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो उस 50 रुपीज़ को मैं 15 डेज या 20 डेज में डिवाइड करता हूँ, तो दैट मीन्स मैं अपनी इनकम का एक बहुत बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन, ओके, लाइक डेली के हिसाब से उसको अगर मैं 20 डेज में अगर उसको यूज़ करता हूँ और 50 रुपीज़ की शॉप है, तो दैट मीन्स उसके हिसाब से कितना रुपीज़ पर डे कंजम्पशन या पर डे जो स्पेंड किया मैंने, 2.5 रुपये। ओके, तो मेरी इनकम जितनी भी है तो मैं एक दिन में उस सॉप साबुन के ऊपर 2.5 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो अगर उसके प्राइस में चेंज होकर वो 55 रुपये की हो जाती है तो भी मेरी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, डिमांड
चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स वो कमोडिटीज़ जिनके ऊपर हम अपनी इनकम का बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन खर्च करते हैं, तो उनको खरीदने के बारे में, उनके प्राइस में चेंज होने पे, उनके खरीदने पे हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, बहुत ज़्यादा डिमांड में चेंज नहीं आएगा. ओके, तो सो वी कैन से दैट द गुड्स on which we spend a lesser or very small proportion of our income do have lesser elasticity of demand, and on the other hand the goods on which we have to spend a larger proportion of our income have higher elasticity of demand, or we have to think many times to buy these goods if there is a change in price. For example, रेफ्रिजरेटर खरीदना है तो मुझे अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा. ओके, लाइक अगर हम डिवाइड भी ना करें तो 50 रुपये की साबुन और 20,000 का रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. यूटिलिटी या फिर ड्यूरेबिलिटी को अगर हम कंसिडर ना करें यहाँ पे, तो वहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मुझे 20,000 रुपये खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा. ओके, वो 50 रुपीज़ से 55 हो जाती है, ये 20,000 से इंक्रीज़ होकर 22,000 हो जाता है प्राइस, तो 2,000 का चेंज आया है, तो मुझे सोचना पड़ेगा उसको खरीदने के लिए. तो जो गुड्स जिनके ऊपर ज़्यादा इनकम खर्च करनी पड़ेगी या इनकम का ज़्यादा हिस्सा खर्च करना पड़ेगा, उनकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है. हम खरीदें या ना खरीदें, ये हमारी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है उसके प्राइस में चेंज होने पे. द नेक्स्ट वन इज़ प्राइस लेवल. फेमस, अगर कमोडिटीज़ का प्राइस ऑलरेडी लो है, बहुत सस्ती चीज़ें हैं वो, तो उनकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती है. बट जो गुड्स हैं जिनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया कि 50 रुपये की साबुन और 20,000 रुपये का फ्रिज, तो दोनों के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. अगर प्राइस ऑलरेडी कम है, बहुत छोटा सा हिस्सा हम स्पेंड करेंगे उसके ऊपर, या थोड़ा सा प्राइस हमें पे करना पड़ रहा है, तो इन दैट केस वी विल नॉट थिंक, और द कंज्यूमर विल नॉट थिंक मच अबाउट दैट buying decision. But in case whenever we have to pay a higher price, or when the price is very large, in that case the consumer has to think about it. तो कंज्यूमर को सोचना पड़ेगा, तो उस केस में उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी जिनके लिए प्राइस ज़्यादा, या जिनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है. ओके, मैं ज़ारा की जैकेट 10,000 की खरीदता हूँ तो मुझे सोचना पड़ेगा. ओके, दूसरी तरफ मैं कोई दूसरी जैकेट, लोकल जैकेट अगर 500 रुपये में खरीदता हूँ तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा. तो इन दैट केस उस लोकल गुड की या उस लोकल कमोडिटी की डिमांड जो है कम इलास्टिक होगी. बट जो दूसरी तरफ जो ब्रांडेड आइटम है जिसका प्राइस ही काफ़ी ज़्यादा आया है, उसकी डिमांड इलास्टिक होगी. उसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, मैं कम या ज़्यादा उसकी डिमांड करूँगा. जब इनकम कम है तो मैं उस ब्रांडेड गुड को नहीं खरीदूंगा, इनकम इंक्रीज़ होगी तभी खरीदूंगा. ओके, तो प्राइस लेवल का भी इलास्टिसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. सो दीज वर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.